का मूल मंत्र लिख करके आप रख लीजिए, सोना लेकर के सो जाइए। सो जाइए का मतलब यह है कि पेशेंस के साथ में इंतजार कीजिए कि अच्छा रिटर्न आपको मिले। अगले सेक्शन में मैं शेयर बाजार को लेकर आपसे बातचीत करना चाहूंगा। चूंकि आपके बोलने का तरीका आर्टिकुलेटेड है, लेकिन आपकी बातें लोगों के मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा असर छोड़ती हैं शरद जी, और वो आपकी विश्वसनीयता, आपकी क्रेडिबिलिटी की वजह से। मैं समझना ये चाहता हूं, इससे पहले कि मैं शेयर बाजार में अंदर तक आपके साथ में जाऊं, समझना ये चाहता हूं कि शेयर बाजार को मैं क्या समझूं। नंबर एक, क्या मुझे जुआ समझना चाहिए? क्या मुझे इकोनॉमी का बैरोमीटर समझना चाहिए? या फिर समझदारी से कमाई करने वाला एक टूल, एक इन्वेस्टमेंट टूल? बहुत अच्छा आपने डिफाइन किया शेयर मार्केट को। तीनों ही समझना चाहिए, जुआ भी? तीनों समझना चाहिए। एक एक अच्छा। करके लेते हैं। पहले आपने जुए का जिक्र किया। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, मैं तो ऐसे को जानता हूं, अभी मान लीजिए दिन के 12 बजे हैं, 12:15 पे बेच देते हैं। 12 बजे खरीदा, 12:15 पे बेच दिया। आज खरीदा, कल बेच दिया। आज खरीदा, 2 दिन बाद बेच दिया। और इसको मैं शॉर्ट टर्म मानता हूं, इसको मैं सट्टेबाजी मानता हूं। इसको ट्रेडिंग कहते हैं, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कहते हैं, और प्योर सट्टेबाजी है। तो आपका पहला जवाब, अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो आपने जो पहला कहा वो सच है। अच्छा। अब दूसरा आपने कहा कि क्या मैं इसको एक इकोनॉमी का बैरोमीटर मानूं? जी हाँ, लॉन्ग टर्म में, लंबे वक्त में ये इकोनॉमी का बैरोमीटर भी होता है, पर शॉर्ट वक्त में नहीं होता। कई दफे अच्छा। क्या होता है, इकोनॉमी कहीं और जा रही है, शेयर मार्केट कहीं और जा रही है। इकोनॉमी ऊपर जा रही है, शेयर मार्केट कभी कभी गिरने लगती है, और कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। पर लंबे वक्त में जी, यानी कि 3 से 5 साल अगर आप शेयर मार्केट को स्टडी करें तो ये आपको इकोनॉमी के साथ अलाइन होती दिखाई देगी। यानी कि इकोनॉमी की रफ्तार और शेयर मार्केट की रफ्तार आपको एक ही तरफ जाती हुई दिखाई देगी। तीसरा आपने कहा कि क्या ये समझदारी से पैसा कमाने वाला तरीका है? बहुत ही तरीका समझदारी। इनफैक्ट आपको हैरानी होगी ये जान के कि दुनिया में अमीरी की बात की जाती, कौन नहीं बनना चाहता अमीर, ये बताइए। तो मतलब मुझे लगता है आप किसी भी सड़क पे किसी शख्स को रोक के पूछेंगे अमीर बनना चाहता हूँ, वो कहेगा ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो और दुनिया के जितने भी अमीर हैं, क्योंकि हम लोग मेरा प्रोफेशन ऐसा है और मेरा कामकाज ऐसा है कि हमें कॉन्स्टेंटली उस अमीरी की ना चाहते हुए भी बात करनी पड़ती है, चाहें या ना चाहें। दुनिया के जितने अमीर हैं उनकी 90% दौलत शेयर्स में है। दौलत देखिए कैसे होती है, इंक्लूडिंग शरद जी। उस पर बाद में आते हैं। दौलत कैसे होती है? आपके पास बहुत सारी कारें हैं, आपके पास बहुत सारे मकान हैं, प्रॉपर्टी हैं, आपके पास बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, बहुत सारी ज्वेलरी है, और क्या दौलत यही सब चीज़ें होता है। बहुत महंगे महंगे कारपेट्स हैं और बहुत महंगे महंगे घर में आर्टिफैक्ट्स हैं। पर 90% आप अमीर, अगर इस समय दुनिया के सबसे अमीर एलन मस्क साहब हैं। इनफैक्ट एलन मस्क साहब को ओवरटेक करके ओरेकल के जो फाउंडर हैं लैरी एलिसन, वो आगे निकल गए हैं, बीच में आगे पीछे चल रहे हैं। उसके बाद मार्क जुकरबर्ग हैं और 4-5 लोग जो दुनिया अमेजॉन के हैं, इनको लेते हैं। इनकी वेल्थ को अगर आप एनालाइज करें तो ज़्यादा इनके पास शेयर्स की वेल्थ है। अच्छा। तो अगर आप समझदारी से शेयर्स में करते हैं, मेरे एक मित्र थे, दुनिया में नहीं है, बहुत ही अजीज मित्र थे, राकेश झुनझुनवाला, आपने नाम सुना होगा। इंडिया का बिग बुल उन्हें कहा जाता था बॉम्बे में। मुझे उनके साथ, उनको पाव भाजी का बहुत शौक था, मुझे बहुत मौका मिला कई बार उनके साथ पाव भाजी खाने का। तो वो नहीं है, उनकी वेल्थ केवल और केवल शेयर इन्वेस्टमेंट से बनी है। और अगर आज उनकी, आपको पता होगा, आकाशा एयरलाइंस के मेजर स्टेक होल्डर है, उनकी फैमिली आज भी, रेखा जी आज भी चला रही हैं। तो शेयर्स अगर आप समझदारी से करते हैं तो आपको जल्दी अगर अमीर बनना है और बैठे बैठे अमीर बनना है, तो समझदारी से अगर आपने शेयर्स लिए हुए हैं और लेके उसको बार बार खरीद बेच नहीं कर रहे हैं, जो मैंने शुरू में कहा, लेके आप 3 साल 5 साल 10 साल के लिए रखा हुआ है, तो वो आपको जल्द अमीर बना देगा। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट। इतनी अच्छी आपने बात की है, मुझे से एक एग्जांपल याद आया। मेरे एक दोस्त हैं शरद जी, उन्होंने क्या किया कि एक फाइनेंशियल ईयर में लगभग कमाई की 8 से 10 लाख रुपए के आसपास की। जब टैक्स भरने के लिए गए तो पता ये चला कि टैक्स का बोझ इतना ज़्यादा था, तो उनके सीए ने उनसे ये कहा कि भाई आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आप आ गए हैं, और शायद आप यही कहना चाहते हैं कि भाई आप पेशेंस रखिए, और पेशेंस याद रखिएगा, आपको शेयर बाजार का राकेश झुनझुनवाला बनाएगा, और कभी हर्षद मेहता बनने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आम भाषा में ये समझाइए कि शेयर बाजार में आम आदमी सेंसेक्स और निफ्टी को लेकर के क्या समझे। सुना तो खूब है, जाना भी खूब है, आज की तारीख में ऐप्स हैं, लोग जानते हैं कि भाई निफ्टी में इतने शेयर्स होते हैं, सेंसेक्स की कैटेगरी ये होती है, लेकिन बहुत आसान टर्म में पैसे कमाने के नज़रिए में इन दोनों शब्दों का मतलब मैं क्या समझूं? देखिए, सेंसेक्स जितने भी शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं, हज़ारों के हिसाब से शेयर्स लिस्टेड है,
उसमें से 30 शेयरों को मिला के सेंसेक्स बनती है। ओके। और वो सेंसिटिविटी इंडेक्स होती है, यानी कि इन 30 शेयरों का जो उतार चढ़ाव है जी, वो एक इंडेक्स फॉर्म में आपको रोज के रोज दिखता है। ओके। निफ्टी 50 को मिलके बनती है। 50 शेयरों का वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत आती है। सेंसेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 2 स्टॉक एक्सचेंज इस समय देश में है, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में आती है, ये NSE में आती है। उनके इन 50 और उसके उस 30 शेयरों का उतार चढ़ाव ये आपको बताती है। अब तो इसकी खुद भी ट्रेडिंग की जाती है, मतलब सेंसेक्स निफ्टी खुद भी। तो आसान भाषा में कहूँ तो जो लोग शेयर मार्केट से नए हैं, जुड़ना चाहते हैं, शायद उन्हीं के लिए आपने सवाल पूछा है। तो आपको ये बताती है कि आज शेयर मार्केट का हाल कैसा है। आज ज़्यादातर शेयर, हालांकि कभी कभी होता है कि निफ्टी नीचे होती है पर ज़्यादातर शेयर्स ऊपर होते हैं, ऐसा कभी कभी होता है जी। सेंसेक्स ऊपर है पर ज़्यादातर शेयर्स नीचे हैं, क्योंकि ये केवल 30 शेयर बताती है, वो 50 शेयर पर ये मेन शेयर बताती है। अच्छा। बड़े शेयर कम होता है जनरली। ये आपको शेयर मार्केट का मूड और सेंटिमेंट बता देती है। तो इसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आज शेयर मार्केट में कैसा कारोबार हुआ, आज ज्यादातर लोगों ने खरीदे या ज्यादातर लोगों ने बेचे। ये ग्रीन में बंद हुई या रेड में बंद हुई, 2 कलर से जाना जाता है। तो शेयर मार्केट में देखिए, लंबे वक्त के लिए अगर आप रह रहे हैं तो शेयर मार्केट आपके लिए है। ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग करने आए हैं तो ट्रेडिंग में सेबी आप जानते होंगे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का एक डेटा मैं बताता हूँ जो आपके सभी लोगों के लिए काम का होगा, कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं स्पेकुलेशन में, उसमें से 100 में से 89 लोग पैसे गवा के जाते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, 100 में से 89 लोग पैसे गवा के जाते हैं अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं। हाँ। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हाँ, तो लंबे वक्त में मैंने लोगों को कहां से कहां पहुंचते देखा है। आप कहें तो मैं आपको 2 मिनट का एक एग्जाम्पल मेरी जानकारी में था, बता दूं। बैंगलोर के एक हमारे जानकार थे, मेरे दोस्त के जानने वाले थे, डायरेक्ट नहीं जानते थे। उनका मैं उस टाइम पढ़ रहा था, मुझे याद है, उनके दादाजी ने उन्हें इन्फोसिस के 100 शेयर गिफ्ट किए थे। अब उस समय इन्फोसिस जब खुली थी, जब नारायण मूर्ति जी ने शुरू किया था, उन्होंने कहा होगा क्या कागज़ का टुकड़ा है। उन्होंने उठा के, चलो दादाजी ने दिया है तो भाई ऐसे तो नहीं फेंकना चाहिए, उन्होंने उठा के अलमारी में अपने कोने में उसको डाल दिया। आप मानेंगे नहीं, 2018-19 में या शायद कोविड के जस्ट पहले उन्होंने उन शेयर्स को निकाले। वो भूले हुए शेयर्स जो भूल चुके थे, हाँ, 600 करोड़ रुपए के हो चुके थे। 600 करोड़ रुपए के, यानी कि उनके जिनके वो दादाजी थे, उनकी आगे की और कई जनरेशंस को मुझे लगता है कामकाज करने की जरूरत नहीं थी। तो लंबे वक्त के लिए अगर शेयर, अच्छे शेयर रखे जाएं तो ये जादू कर सकते हैं। अच्छे शेयर की आपने बात की। शेयर मार्केट चलता है किससे? सेंटिमेंट से। ज्यादातर हिंदुस्तानी शेयर मार्केट सेंटिमेंट से चलते हैं, बल्कि ग्लोबली भी हमने यही देखा है। मुझे ये समझाइएगा, हालांकि एक जिम्मेदार पॉडकास्टर और ब्रॉडकास्टर दोनों होने के नाते मैं किसी स्पेसिफिक शेयर की बात कभी भी नहीं करता, लेकिन हाँ, मैं सेक्टर की बात आपसे जरूर पूछूंगा। कौन सा सेक्टर वोलेटाइल है, कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, किस सेक्टर में आगे चल करके फिसलन है, कौन सा सेक्टर स्टेबल होने वाला है। क्योंकि कई अलग अलग सेक्टर सामने आते हैं, कभी ऑटोमोबाइल की कोई बात करता है, फार्मा, IT सेक्टर, रियल एस्टेट। किस सेक्टर में टिकने का वक्त है हिंदुस्तान की हालत देख के और ग्लोबली जो कुछ भी चल रहा है? देखिए, हिंदुस्तान की जो ग्रोथ स्टोरी है राशिद, वो अच्छी है। और हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी में जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, पर शर्त वही है साथ में कि लंबे वक्त के लिए। अगर आप छोटे टाइम के लिए आ रहे हैं तो ये जो भी मैं कुछ कह रहा हूं उसमें आप अपने कान बंद कर लीजिए। अच्छा। अगर आप लंबे वक्त के लिए आ रहे हो, और यहाँ पर लंबा वक्त 1-2 साल नहीं है, याद है सोने में मैंने आपको 1-2 साल कहा। जी हाँ। यहाँ पर लंबा वक्त में 5 से 10 साल की बात कर रहा हूँ। यानी शेयर लेके 5 से 10 साल सोना 5 से 10 साल आप उसको रखिए, अच्छे शेयर्स लेके रखिए। और जहाँ से सेक्टर्स की बात है, भारत, क्योंकि भारत की आबादी 140-45 करोड़ इस वक्त है, और भारत की जो इकोनॉमी है 60% वो कंजम्पशन से बनती है। हाँ। यानी कि हम और आप जब जाके खरीद करते हैं, दुकानों से सामान खरीदते हैं, 60% उससे बनाती है। तो FMCG सेक्टर एक है जिसको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। हाँ जी। इस सेक्टर में आप निवेश करें। यहाँ हम कंपनियों के नाम नहीं लेते, मैं समझता हूँ यहाँ क्यों हम उनको फ्री एडवर्टाइजमेंट दें। बिल्कुल। FMCG सेक्टर है। भारत का डिफेंस सेक्टर बहुत मुझे बुलिश लगता है। अच्छा। क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्ट्स हमारे पिछले 1-2 साल में बड़ी स्पीड से पिकअप करें। कहाँ हम यहाँ नट बोल्ट भी नहीं बनाते थे, आज हम तेजस जैसा हवाई जहाज भी बना रहे हैं, और PM के विजन ने उसे और भी ज्यादा बूस्ट किया। बिल्कुल। तो डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा है। रिन्यूएबल एनर्जी में अगर आप जाना चाहते हैं, मैं वहां बल्कि आना भी चाह रहा हूं। तो ये ग्रीन एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो बायोफ्यूल्स हैं। जी हाँ। अगर आप इनमें जाते हैं तो इन जो कंपनीज इनसे जुड़ी हुई हैं, मुझे लगता है यहाँ लंबे वक्त के लिए आपको बहुत अच्छा दिखता है। IT सेक्टर
थोड़ा सा अमेरिका के रवैये की वजह से पीछे थोड़ा सा उसके ऊपर खतरे के बादल आए हैं, पर लंबे वक्त में मुझे नहीं लगता कि आईटी सेक्टर भी पिछड़ेगा। आईटी सेक्टर पर जो मैंने पहले 3 सेक्टर बोले, इन 3 सेक्टर्स को मैं सबसे ऊपर रखना चाहूंगा। अच्छा। तो अगर आप इन 3 सेक्टर्स को चूज करके लगाते हैं तो मुझे लगता है, और 5 से 10 साल का नजरिया रखते हैं, तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। और शेयर मार्केट का जो रिटर्न है राशिद जी, उस रिटर्न को आप बैंक के रिटर्न से कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक बात है। और इक्विटी की जब बात होती है तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की भी बात मैं आपके साथ में कर ही लूँ। ये आईपीओ लक है, लॉटरी है, या फिर आईपीओ का भी एक एनालिसिस होता है? अमूमन क्या होता है, आईपीओ को हम ये मान करके चलते हैं कि शुरू में शेयर्स आ रहे हैं, ठीक भाव में मिल जाएंगे, खरीद करके रख लो अगर कंपनी अच्छी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा भी देखा गया, बल्कि पिछले कुछ सालों में ऐसा भी देखा गया, नाम बड़े और दर्शन छोटे, यानी बड़ी कंपनी ने, अच्छी कंपनी ने, अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी ने अपने आईपीओ लॉन्च किए, लेकिन उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना करना चाहिए था। इसीलिए मैं कहता हूं, क्या आईपीओ आज की तारीख में भी लॉटरी है या फिर नहीं? देखिए, अगर कंपनी अच्छी है, हाँ, तो आईपीओ आपको कभी फेल नहीं करेगा। अच्छा। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको उतना ना चढ़ता दिखे, पर इवेंचुअली वो कैच कर जाएगा। आप लोगों के मन में सवाल ये उठता है, और आपका भी सवाल वहीं से निकल के आ रहा है कि अच्छे आईपीओ को कैसे पहचाने, क्योंकि आईपीओ तो इतने आते रहते हैं। तो इसका बड़ा आसान तरीका आपको मैं बता देता हूँ। आप रिश्ता करने जाते हैं ना, लड़की लड़के का, आजकल जो अरेंज मैरिज की बात, लव मैरिज की बात नहीं कर रहा मैं, अरेंज मैरिज, तो क्या देखते हैं जब रिश्ता होता है? पहले तो लड़का लड़की कैसे हैं, देखने में कैसे हैं, कंपनी कैसी है, वो एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद पीछे परिवार कैसा है, खानदान ठीक है, कहीं कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े, खानदान कैसा है, खानदानी है, वही कोई उनके ऊपर दाग तो नहीं है, कोई पीछे पता लगे कोई क्रिमिनल निकल आया या कुछ ऐसा चक्कर तो नहीं है। ये दूसरी बात आप ये देखते हैं। तीसरा देखते हैं आप लड़का या लड़की कितना कमाता है, भाई कुछ 4 पैसे भी चाहिए, परिवार चलाना है, फैमिली चलानी है। तो ये सब चीज़ें आप जब देखते हैं, अगर यही आप आईपीओ में देखने लग जाएं ठीक इसी तरह, वाह, तो आपको पता लग जाएगा कंपनी के प्रोमोटर्स कैसे हैं, उनके ऊपर कोई दाग तो नहीं है, वो कहीं पता लगा कि प्रोमोटर कोई गड़बड़ पीछे करके बैठा है, अब कितना कमाता है, कंपनी की प्रॉफिट्स कैसे हैं, आप उसकी बैलेंस शीट स्टडी करिए कि पिछले 4-5 साल में उसने कितना मुनाफा कमाया है, और कंपनी का जो सेक्टर देखने में कैसा है कि वो सेक्टर प्रॉमिसिंग है कि नहीं है, वो सेक्टर कल को ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन तो ऐसा नहीं कल को आ जाए जो इसका कामकाज रोक दे। तो आप जितनी रिश्ते में तहकीकात करते हैं, अगर उतनी तहकीकात आप आईपीओ में कर लें तो आप कभी मात नहीं खाएंगे, कभी मात नहीं खाएंगे। और आपको आईपीओ कुछ टाइम के लिए हो सकता है लिस्टिंग के बाद उतना पैसा ना दे, पर लंबे वक्त में, जैसे वो शादी लंबी चलती है, वैसे ही वो आईपीओ